हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आप सब बढ़िया होंगे बच्चों, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के लिए सीए इंटर लॉ की सितंबर 26 के लिए दोस्तों हम अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं। हाउएवर अगर आपने हमसे बैच में पढ़ा है सितंबर 26 के लिए, तो जो दो मेजर अमेंडमेंट्स एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है वो हमारे बैच में दोस्तों ऑलरेडी कवर्ड थी। ठीक है, लेकिन जो बच्चे हमारे क्या कहते हैं मई में पढ़े थे या क्लियर नहीं हुए थे, उनके लिए दोस्तों ये वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। या जिन बच्चों ने ओल्ड रिकॉर्डिंग बैच से पढ़ा था उनके लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहां पर दोस्तों हम सारी की सारी अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे, चाहे वो छोटी अमेंडमेंट हो चाहे वो बड़ी अमेंडमेंट हो। और सिर्फ डिस्कस ही नहीं करेंगे बल्कि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे ताकि हमें समझ आ सके कि वो प्रैक्टिकली कैसे एग्जाम में अप्लाई करी जाएगी। ठीक है, चलिए सर ये फाइल कहां मिलेगी। फाइल दोस्तों आपको लिंक में मिल जाएगी नीचे कमेंट सेक्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अमेंडमेंट पर आते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। एक होती है इंपॉर्टेंट, एक होती है सुपर इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये वाली अमेंडमेंट सुपर इंपॉर्टेंट है। ये स्मॉल कंपनी में आई है, चैप्टर 1 में स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में। दोस्तों स्मॉल कंपनी की जो आपने पहले पेड अप शेयर कैपिटल पढ़ रखी थी वो 4 करोड़ पढ़ रखी थी, और जो टर्नओवर पढ़ रखा था वो 40 करोड़ पढ़ रखा था। बट दोस्तों अब गवर्नमेंट ने उसे चेंज कर दिया है एंड सितंबर 26 ऑनवर्ड, जी हां दोस्तों, जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो अब मैक्सिमम 10 करोड़ हो गई है एंड जो टर्नओवर है दोस्तों वो कितना हो गया है, 100 करोड़ का हो गया। तो अब आपको क्या याद रखना है दोस्तों, नई लिमिट्स याद करनी है। पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ एंड पिछले साल का टर्नओवर 100 करोड़। आइए इस पर एक क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, XYZ प्राइवेट लिमिटेड का पेड अप शेयर कैपिटल 8 करोड़ है, यानी 10 करोड़ की लिमिट के अंदर है, एंड टर्नओवर 95 करोड़ है, यानी 100 करोड़ की लिमिट के अंदर है, और ये एक प्राइवेट कंपनी भी है। ये कंपनी होल्डिंग नहीं है, ये कंपनी सब्सिडरी नहीं है, ये कंपनी सेक्शन 8 कंपनी नहीं है, यानी ये एक्सेप्शंस में भी नहीं आती। आप बताइए सितंबर लॉ एग्जाम्स के लिए क्या इस कंपनी को स्मॉल कंपनी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों कंडीशन 1 दैट इज प्राइवेट कंपनी फुलफिल हो गई। कंडीशन नंबर 2 दैट इज 10 करोड़ वाली लिमिट पूरी हो गई पेड अप शेयर कैपिटल की। कंडीशन नंबर 3 दोस्तों 100 करोड़ वाली लिमिट भी पूरी हो गई। क्योंकि यहां पर सारी कंडीशन फुलफिल हो गई तो यस, XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी। तो हम दोस्तों इसको क्या कहेंगे, स्मॉल कंपनी कहने वाले हैं। चलिए तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी आपके एग्जाम के लिए। सेकंड, अब अमेंडमेंट्स आते हैं जो चूंकि छोटे छोटे अमेंडमेंट्स एग्जाम के लिए इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। कोई होगा तो मैं उसको मार्क करा दूंगा। चैप्टर 9 में दोस्तों आपके बाकी सारे अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, चैप्टर 9 में क्या बोला है, पहले आप एक फॉर्म भरते थे AOC 1 फॉर्म, जिसमें आप सब्सिडरी के और ग्रुप कंपनीज के साइलेंट फीचर्स बताते थे। तो वो पहले AOC 1 फॉर्म जाता था, बट गवर्नमेंट ने अब कहा कि ये फिजिकल नहीं, मतलब आपका जो PDF जाता था वैसा नहीं, अब इसको ई फॉर्म कर दिया है दोस्तों, ई फॉर्म AOC 1। यानी सिर्फ इतना सा चेंज आया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी ई आगे ऐड हो गया। सेम चीज दोस्तों, जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए AOC 2 फॉर्म यूज होता था, अब वो AOC 2 की जगह क्या हो गया, ई फॉर्म AOC 2 हो गया। यानी यहां पर भी दोस्तों ई ऐड हो चुका है। तो यहां पर आइए क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2, सितंबर 26 अटेम्प्ट के लिए ये जो स्टेटमेंट है ऑन साइलेंट फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी कॉन्टिन्यूज टू बी, क्या ये सिर्फ फॉर्म AOC 1 में जाएंगी, ट्रू या फॉल्स। तो दोस्तों आप कहेंगे फॉल्स, क्योंकि ये AOC 1 में नहीं जाएंगी, नाउ ये जाएंगी EAOC 1 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 MCQ है दोस्तों। अंडर रूल 82 अमेंडेड फॉर सितंबर 26, पर्टिकुलर्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है वो किस में डिस्क्लोज होते हैं, AOC 2 में, ई फॉर्म AOC 2 में, फॉर्म AOC 4 में, या ई फॉर्म MGT 9 में। तो करेक्ट आंसर इज ई फॉर्म AOC 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट का जो आपने कंटेंट पड़ा हुआ है, बहुत सारा कंटेंट उसमें दिया हुआ, बहुत सारा दिया हुआ है। ठीक है, उसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं। पहला क्या होता है दोस्तों, बोर्ड रिपोर्ट में पहले हम ये कंप्लायंस लिखते थे कि जो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है वो हमने कंप्लाई किया, हमारी कंपनी ने कंप्लाई किया, ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेरेशन देते थे। लेकिन अब दोस्तों क्या किया, इस डिस्क्लोजर के साथ साथ आपको 3 बातें और डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। क्या डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, क्या कौन कौन सी कंप्लेंट्स आई, यानी कितनी कंप्लेंट्स आई ये आपको बताना पड़ेगा सेक्सुअल हैरेसमेंट की, कितनी कंप्लेंट्स डिस्पोज हो गई यानी क्लोज हो गई, और कितनी कंप्लेंट पेंडिंग है मोर देन 90 डेज के लिए। ये 3 नंबर, रिसीव्ड,
डिस्पोज्ड एंड पेंडिंग फॉर मोर देन 90 डेज। ये तीन चीजें दोस्तों अब एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देनी पड़ेगी सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट से रिलेटेड कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। तो आइए क्वेश्चन पर, व्हाट एडिशनल डिस्क्लोजर्स आर नाउ रिक्वायर्ड इन द बोर्ड रिपोर्ट अंडर रूल 856 रिगार्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट्स एज अमेंडेड फॉर सितंबर 26। तो यहां पर आप तीन चीजें बताएंगे, दैट इज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स डिस्पोज्ड, एंड थर्ड complaints, number of complaints pending for more than 90 days। ये चीज भी दोस्तों बोर्ड रिपोर्ट में क्या करी जाएगी, डिस्क्लोज करी जाएगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों अगेन बोर्ड रिपोर्ट का ही है। पहले दोस्तों बोर्ड रिपोर्ट में हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में नहीं लिखते थे, बट अब एक नया क्लॉज ऐड हुआ है जो ये कहता है कि आपको अपनी बोर्ड रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को कंप्लायंस कर लिया है, यानी आपकी कंपनी ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में जो लिखा था वो फॉलो किया है। तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5, बोर्ड रिपोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्लायंस विद द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। दोस्तों ओल्ड लॉ के हिसाब से ये स्टेटमेंट ट्रू होती, करेक्ट, क्योंकि पहले नहीं होता था, बट अब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि यहां पर लिखा है नॉट रिक्वायर्ड, जबकि अब तो दोस्तों रिक्वायरमेंट आ चुका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दोस्तों जो एओसी 4 फॉर्म फाइल होता था जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करते हैं, अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्म के साथ आपको 3 एक्सट्रैक्ट मतलब हिस्सा, 3 एक्सट्रैक्ट एडिशनल फाइल करने पड़ेंगे। एक बोर्ड रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट फाइल करना पड़ेगा, एक ऑडिटर रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट फाइल करना पड़ेगा। ऑडिटर रिपोर्ट का जो एक्सट्रैक्ट जाएगा वो 2 पार्ट्स में जाएगा, एक स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट का और एक कंसोलिडेटेड वाली का दोस्तों जाएगा। यानी 3 न्यू एक्सट्रैक्ट जो हैं, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन स्टैंड अलोन, ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक्सट्रैक्ट दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए क्या बोला है, जेकेएल लिमिटेड ने फाइल करा है ई फॉर्म एओसी 4 along with PDF attachments of its financial statement, बट उसने एक्सट्रैक्ट अटैच नहीं करे हैं क्योंकि उसको लगता है कि एक्सट्रैक्ट अटैच नहीं होने। क्या ये कंपनी करेक्ट है? दोस्तों ये कंपनी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो एक्सट्रैक्ट अटैच करना है वो क्या हो गया है, कंपलसरी हो गया है। ठीक है, कंपलसरी हो गया है। नेक्स्ट आता है, आप जो एक्सबीआरएल वाली फाइलिंग करती थी, कुछ लिमिटेड कंपनी को एक्सबीआरएल कंपनी की एक्सबीआरएल फॉर्मेट में फाइलिंग कंपलसरी है ना, तो उनको कोई अलग से पीडीएफ अटैच नहीं करना पड़ता था, सिर्फ एक्सबीआरएल में फाइलिंग करनी पड़ती थी। लेकिन अब लॉ में चेंज कर दिया, उन्होंने बोला ये जो आप एक्सबीआरएल में फाइलिंग कर रहे हो ना, इसके साथ साथ अब आपको पीडीएफ भी अटैच करनी पड़ेगी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, अपनी बोर्ड रिपोर्ट की, अपनी ऑडिट रिपोर्ट की। यानी एक्सबीआरएल भी जाएगा और एक्सबीआरएल वाली कंपनी को दोस्तों पीडीएफ फॉर्मेट भी देना पड़ेगा इन तीनों चीजों का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट। तो आइए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, एसटीयू लिमिटेड एक एक्सबीआरएल फाइलिंग कंपनी है जिसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सबीआरएल फॉर्मेट में डाउनलोड कर दिए हैं। अब इसको कुछ और चीजें भी अटैच करनी है। पहला है ब्लैंक, सेम क्या अटैच करना पड़ेगा, फाइनेंशियल्स अटैच करने पड़ेंगे जो कि साइंड और ऑथेंटिकेटेड होंगे। डैश रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट अटैच करनी पड़ेगी। एंड डैश रिपोर्ट दैट इज ऑडिटर रिपोर्ट दोस्तों अटैच करनी पड़ेगी। कौन से फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में दोस्तों अटैच करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आता है दोस्तों लास्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। एक मैंने आपको फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट बताया, एक मैं आपको लास्ट वाला बस इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, दैट इज फ्रॉड रिपोर्टिंग। सो दोस्तों ऑडिटर जो है, अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड पकड़ लेता है तो वो किसको बताता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है। पहले जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बताते थे, सेक्रेटरी ऑफ एमसीए को बताते थे, तो हम एक सील्ड कवर लेते थे, रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भेजते थे, अपने लेटर हेड पर भेजते थे, फिजिकली भेजा जाता था। बट अब लॉ में दोस्तों चेंज हो गया है, ये फिजिकली वगैरह भेजना सब बंद कर दिया है। अब दोस्तों ना तो स्पीड पोस्ट की जरूरत है, ना तो रजिस्टर्ड पोस्ट की जरूरत है। अब क्या भेजा जाएगा, अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाएगा। यानी सेम फॉर्मेट, पहले हम फिजिकल भेजते थे और फिर ईमेल का कंफर्मेशन भी भेजते थे कि भैया कंफर्म कर दो, अब वो दोस्तों ई फॉर्म में जाएगा, एडीटी 4 ऑनलाइन जमा कराया
जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऑडिटर ऑफ VWX लिमिटेड ने डिटेक्ट किया है 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड। उसने अपनी रिपोर्ट बनाई लेटर हेड पर, फिर उसे साइन किया, फिर उसे सील इन्वेलप में डाला, स्पीड पोस्ट से MCA के सेक्रेटरी को भेजा और फिर उसने कंफर्मेशन का ईमेल भेजा। आप बताइए क्या ऑडिटर ने सही किया है? द आंसर इज नो, क्योंकि अब तो फिजिकल भेजना ही नहीं था। ऑडिटर मस्ट फाइल ADT4 इलेक्ट्रॉनिकली, नो फिजिकल लेटर इज रिक्वायर्ड। बस यही आपको दोस्तों याद रखना है। दैट्स इट। यहां पर दोस्तों हमारी अमेंडमेंट खत्म होती है। हमने सारी अमेंडमेंट को समझ भी लिया और उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लिया, ताकि अगर एग्जाम में आए तो आपको याद रहे कि ये कैसे सॉल्व होने वाला है।